तो बच्चों, हम लोग पीछे क्लास में केमिस्ट्री का एक क्लास लिए हुए थे और जिसमें इसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री ये फिजिक्स चले थे, बायोलॉजी चले थे। आज हम लोग पुनः फिर केमिस्ट्री का जो ये दूसरा क्लास है इसको भी हम लोग देखते हैं और आप लोग प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न को गौर करके देखेंगे। जहाँ पर इंडिकेट करते रहते हैं कि यहाँ पर देखो, वहाँ पर गौर करके आप लोग देखिएगा। तो देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको याद करना ज़रूरी होता है और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कि कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। अधिक लंबे समय तक यदि याद रखने की बात करें तो आपको बता दें कि अधिक लंबे समय तक याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, रटना अच्छा नहीं होता है। रटा हुआ प्रश्न परीक्षा में मिलेगा भी और नहीं मिलेगा ये, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो आपको वो सवाल बन जाएगा। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने पर ज़्यादा बल दीजिए। ठीक है, आप इधर आइए। ठीक है, तो आइए, आपका पहला प्रश्न है भाप अंगार गैस। कौन सा प्रश्न है? भाप अंगार गैस है। ठीक है, तो भाप अंगार गैस जो है वह किन गैसों का मिश्रण होता है? बात समझ में आ रहा है? भाप अंगार गैस जो है वह किन गैसों का मिश्रण होता है? तो बताइए पहले कि हम लोग किस गैस के बारे में पढ़ रहे हैं? भाप अंगार गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि भाप अंगार गैस जो है वह किन गैसों का मिश्रण है, तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का। देखिए, अब पहले ये बताइए कि आप भाप अंगार गैस है, ठीक है, गैस का नाम पहले आप लोग बताइए। भाप अंगार गैस। बहुत अच्छा। ये जो भाप अंगार गैस है वो दो गैस को मिला करके बना है, जिसमें एक गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड के सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र आपको CO होता है। क्या होता है? CO। और प्लस यदि कर दें तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाप अंगार गैस जो है किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से मिलकर के बना है। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि भाप अंगार गैस है ना, देखिए याद रखने का ट्रिक, आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। भाप निकलता है तो भाप क्या जल के समान होता है ना, जल बन जाता है ना, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसलिए याद रखिए कि भाप अंगार गैस में जो मिला हुआ होगा, क्या मिला हुआ होगा? H2 यानी कि हाइड्रोजन। एक याद हो गया होगा शायद। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं हम, थोड़ा क्लियर हो जाइएगा। आप जो लकड़ी जलाते हैं, आप जो खाना बनाते हैं लकड़ी पर, चूल्हा पर, तो उसमें जो धुआं निकलता है, धुआं में कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप खाना बनाते समय एक चीज़ गौर कीजिएगा कि अगर धुआं धोखा से भी आपको लग जाता है नाक में या आँख में, तो बहुत ही कड़वाहट लगता है और लगता है कि एकदम से हम अवना गए, मतलब सांस लेने में तकलीफ होता है। ऐसा हुआ है कि नहीं आप लोगों को? तो ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि आपके शरीर में श्वसन के माध्यम से अंदर गया और अंदर जाने के बाद जो शरीर में रक्त का जो परिसंचरण होता है, मतलब खून जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उस परिसंचरण को क्या कर देता है? रोक देता है। आप खुद समझिए कि जब कोई खेत में पानी पटाता रहता है और आगे से पाइप पर जाके पानी डाल देते हैं, ये पाइप पर पैर डाल देते हैं, तो क्या होता है? रुक जाता है। पानी रुक जाता है ना। तो रुक जाने के बाद होता क्या है? पानी का प्रेशर बन जाता है बहुत ज़्यादा, पाइप फट जाता है, कहीं भी कुछ हो जाता है। ठीक वही होता है कि जब आपके खून में घुस जाता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके बाद आपके खून को परिसंचरण को, यानी कि जाने आना रास्ता को क्या करता है? बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो आपके शरीर में कहीं भी कुछ हो सकता है, जैसे पाइप को होता है। अब कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा कि भाप अंगार गैस, अंगार मतलब आग होता है, भाप मतलब तो भाप जानते ही हैं। भाप अंगार गैस में जब ये भाप है तो भाप निकलने का फिर वो जल बन जाता है। इसलिए इसमें जल का एक चीज आ जाएगा, क्या चीज आएगा? H2 आएगा और दूसरा में आपको आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो इसमें दोनों का दो कॉन्सेप्ट मिल गया है। अगर भाप है तो भाप क्या बन जाता है? जल। तो जल में से आ जाएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन। अंगार है, अंगार मतलब होता है आग, तो आग जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए याद कर लीजिए कि भाप अंगार गैस जो है वह किन किन गैसों को मिला करके बनता है? समझ में आया कि नहीं आया? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है जल्दी बताइए? और हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? और जल का सूत्र क्या होता है? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न समझ में आ गया ना? हमको लगता है कि अब प्रश्न आप लोग नहीं भूलिएगा। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की है ना? किसकी व्याख्या की करने की बात हो रही है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया? तो इसका जो सबसे पहले व्याख्या किया गया है वो नील्स बोर के द्वारा। किसके द्वारा? नील्स बोर के द्वारा। क्वेश्चन के साथ बोलिए, अब आपको रटना पड़ेगा ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने किया। जरा इस पर ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने किया। बोलिए 2-4 बार फटाफट से। अब अगला है टिंचर आयोडीन। क्या लिखा हुआ है? टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? कहता है टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल। ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ मतलब कुछ छोटा हुआ है जिसके कारण से अधूरा लग रहा है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? एथिल अल्कोहल। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिएगा। ये प्रश्न क्या है कि आपको जो है सो थोड़ा कुछ छोटा हुआ है, तो इस प्रश्न में कुछ अधूरा है तो छोड़ दीजिएगा। आगे है एल्कोहल। अब एक चीज़ याद रखिए, आपके परीक्षा में यदि कहीं क्वेश्चन में एल्कोहल रहे तो उसका सूत्र हमेशा एल्कोहल जो रहेगा ना उसमें हमेशा -OH वाला मारिएगा। हालांकि इसको माइनस नहीं कहा जाता है, इसको बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहता है? बॉन्ड मतलब बंधन, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ऐसे -OH करके जैसे जो होगा ना तो उसका सूत्र एल्कोहल होता है। और एल्कोहल का यूज कहाँ किया जाता है बताइए आप लोग? एल्कोहल कभी पिए हैं कि नहीं पिए हैं? एल्कोहल का यूज किया जाता है कफ सिरप में, दारू में, इसके बाद आपको जो है सो ये पेप्सी में। ठीक है ना? हाँ 0% रहता है, मतलब नहीं के बराबर रहता है। ठीक है, तो एल्कोहल समूह की पहचान जो की जाती है वो किसके द्वारा? FeCl3 के द्वारा, FeCl3 परीक्षण के द्वारा। बोलिए अब इसको भी एक मिनट, इसको भी आपको रटना पड़ेगा कि एल्कोहली समूह की पहचान FeCl3 परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। कैसे बोले हैं एक बार फिर समझ लीजिए पहले। एल्कोहली समूह की पहचान FeCl3 परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। बोलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो बताइए कि एल्कोहली -OH जिसको हम लोग कहते हैं उस समूह की पहचान किस परीक्षण के द्वारा? FeCl3 के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे है कि धूम कोहरा जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्मोग। आप इंटर में ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण था कि स्मोग से आप क्या समझते हैं। अगर पढ़े होंगे आप लोग तो याद होगा स्मोग ऐसे करके। स्मोक से आप क्या समझते हैं? तो धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करता है। मतलब धूम कोहरा जो होता है उसमें आँख में क्या करता है? जलन पैदा करता है। तो जलन करने वाला एक शक्तिशाली लिक्विड है। लिक्विड मतलब द्रव्य है, पदार्थ है ना? लिक्विड नहीं, यहाँ पर एक मटेरियल है, द्रव। ठीक है, तो द्रव का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद कर लीजिए कि धूम कोहरा में जो आंख में जलन होता है उसका कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जब आप प्याज काटते हैं तो आंख से आंसू निकलता है, क्यों? सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि उसमें सल्फर पाया जाता है और उस सल्फर के कारण से आपको जो है सो सल्फर नहीं, उसमें फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाता है? फास्फोरस पाया जाता है। और वो फास्फोरस जो आपके आँख में जाता है तो आपके आँख में जलन होता है और आपको जो है सो आंसू निकलने लगता है। बात समझ में आ गया? तो एक पहेलिया है, आप लोग सोच करके बताइए कि मैं कटती हूँ तो तुम क्यों रोते हो? क्या हुआ? प्याज। ठीक है, यानी कि प्याज कटता है तो आप लोग रोने लगते हैं। नहीं, तो मैं कटती हूँ तो तुम क्यों रोते हो? तो धूम कोहरा में मौजूद जो आंख में जलन पैदा करता है वो कौन सा मटेरियल है? सल्फर डाइऑक्साइड है। और एक बात जरा बता देते हैं आपको, हम थोड़ा इस पढ़ाई से हटके है। साधु संत को देखते हुएगा प्याज नहीं खाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्याज गर्मी प्याज में फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस पाने से वाला सामान खाने से शरीर में गर्मी आती है, उत्तेजना बढ़ती है। और शरीर में जब उत्तेजना बढ़ेगा तो वो लोग तो मतलब ब्रह्मचर्य रहते हैं ना,
इसलिए वो प्याज को त्याग इसलिए वो प्याज को त्यागते हैं, नहीं तो फिर शादी विवाह करने की जरूरत हो सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये वजह है। और मुस्लिम लोग जो है, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप लोग को जो कुछ भी कहते हैं उसमें निगेटिव थॉट्स नहीं लीजिएगा, जो हकीकत है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कंसेप्ट है, इसलिए आपको बताया है, ठीक है। तो बताइए आप लोग कि धूम कोहरा में जो आंख में जलन होता है उसका कारण प्याज में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। लिखा है कि किसी परमाणु में परिक्रमण मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना। यानी कि परिक्रमण अगर कहे तो देखिए जैसे इनके चारों ओर घूमेंगे ना तो ये परिक्रमण हो गया। बात समझ में आ रहा है? परिक्रमण और घूर्णन में अंतर है। परिक्रमण जैसे मंदिर का आप लोग परिक्रमा करते हैं तो क्या मंदिर को छोड़ के आप चारों ओर घूमते हैं ना, लेकिन घूर्णन किसे कहा आता है? अगर आपसे पूछे कि घूर्णन किसे कहा आता है, तो घूर्णन का मतलब समझ लीजिए कि साइकिल में जो रिम लगा हुआ है और रिम में एक धुरा है, तो एक ही धुरी पर नाचना उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। अब परिक्रमण मतलब उसको छोड़ के जो चलते हैं, चक्कर काटते हैं, उसको परिक्रमण कहते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का, घूर्णन गति के कारण से दिन और रात होता है और परिक्रमण गति के कारण से जो है मतलब सुबह क्या कहते हैं, सूरज एक जगह से तो शाम बात समझ आना है, ठीक है। तो परिक्रमण गति के कारण से आपके भूगोल में, आपके ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा परिवर्तन होता है, ये आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो बताइए दिन और रात क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। बोलिए, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए, किसी परमाणु में परिक्रमण से समझ में आ गया होगा। वैसे भी परमाणु जो चक्कर लगाता है तो देखिएगा ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है कि नहीं रहता है, और ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं। तो परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती है ना। ये जो परमाणु में, जो किसी परमाणु के नाभिक में जो परिक्रमण कर रहे होते हैं, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े होंगे कि आवेश 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो मतलब परमाणु के नाभिक में होता है। कहाँ पर होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। तो कहता है यहाँ पर कि जो चक्कर लगाता है, मतलब जो परिक्रमण करता है, वह इलेक्ट्रॉन की उसकी जो ऊर्जा होती है वो कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित मतलब कल कॉन्सेप्ट दिए थे, मतलब रहित मतलब नहीं होना, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब कि उदासीन होता है। बात समझ में आ रहा है? एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए आप लोग। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो आप लोग को ट्रिक बताए थे, ईंट पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया है ईंट। देखिए ये ईंट हुआ, ईंट, तो इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो थॉमसन ने किया, है ना। पर तो प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड ने किया। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। और नाच तो 9 से हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया। किसने किया? तो बताइए ट्रिक क्या बताइए? ईंट पर नाच। तो बताइए ईंट पर नाच, तो ई से इलेक्ट्रॉन और ट से जे थॉमसन या टॉमसन, बात बराबर है। जे टॉमसन या जे थॉमसन बात बराबर है। तो हो गया ईंट पर। अब प से देखिए प्रोटॉन, और प्रोटॉन का खोज किसने किया? र से रदरफोर्ड ने किया। और 9 से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया, जिसका पूरा नाम होता है जेम्स चैडविक। क्या होता है? बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? नहीं, ट्रिक बता दिए फिर भी फंस रहे हैं। ई से इलेक्ट्रॉन और टी से टॉमसन या थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? ना, जे थॉमसन कहते हैं। अब प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। चौथे चैडविक है। अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो बताइए कण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। तो इसको याद रखिएगा कि न्यूक्लियस मतलब होता है परमाणु। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? परमाणु। परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह उसके परमाणु क्रमांक से
अधिक होता है। किससे अधिक होता है? परमाणु क्रमांक से हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है? परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, उसके परमाणु, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग फटाफट से इस चीज को रटिए। चलिए अब आगे है कृत्रिम वर्षा। आप मूवी समय देखते होंगे, आएगा मजा अब बरसात का। तो ये मूवी बनाते समय बरसात थोड़ी ना होती रहती है, ये कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है। यानी कि ये वर्षा जो है सो आपको कभी भी करवा सकता है, ठीक है ना। ये बरसात की मौसम की तरह आपको कभी भी बनाया जा सकता है, उसका सिस्टम है। तो वही बात है कि कृत्रिम वर्षा मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड है। यानी कि सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से, किसके माध्यम से? सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहा है कि कृत्रिम वर्षा जो होता है वो किस माध्यम से? तो सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि मेघ बीजन के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। अब देखिए, जब जो कृत्रिम वर्षा, कहने का मतलब ये है जब मानव के द्वारा होने वाला वर्षा, तो मानव के द्वारा होने वाला वर्षा, इसका मतलब मानव कभी भी बरसात कर सकता है और कभी भी रोक भी सकता है। तो रोकेगा ना, तो सील बंद करके रोकेगा ना, तो रोकेगा सील बंद करके, इसलिए सील से याद आ जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए आपको कौन सा तत्व उपयोगी है? सिल्वर आयोडाइड। या क्वेश्चन अगर पूछ दे कि मेघ बीजन के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है? सिल्वर आयोडाइड। समझ में आया? बताइए, 2 चीज याद हो गया होगा। कौन कौन चीज जल्दी बताइए। मेघ बीजन के लिए और कृत्रिम वर्षा के लिए कौन कौन सा तत्व उपयोगी है? सिल्वर आयोडाइड उपयोगी है। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। तो बताएंगे आप लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप लोग सुने हैं? बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप सुने हैं? प्लास्टर, तो बताएंगे आप लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि किसके आंशिक, यहाँ पर क्वेश्चन जरा घुमाया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है, आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो वह किसके निर्जलीकरण से? तो जिप्सम लवण के निर्जलीकरण से। किसके लिए निर्जलीकरण से? और इसमें आप लोग को ट्रिक दिए थे हम 10th क्लास में कि देखिए, जब प्लास्टर करवाने के लिए हम लोग जाएंगे तो जीप में बैठ के जाएंगे। क्या चीज से जाएंगे? जीप में बैठ के। इसलिए याद कर लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि क्वेश्चन में रहे तो उसका आंसर आप जिप्सम ही मारिएगा, ठीक है ना। जिप्सम लवण, जिप्सम लवण, ठीक है। नहीं याद रहे तो बस जीप से याद रखिए कि प्लास्टर करवाने के लिए जाएंगे तो जीप से जाएंगे, इसलिए जिप्सम लवण। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है बताइए? CaO(CaO)Cl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको भी रटना पड़ेगा, आप लोग फटाफट से रटिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। चलिए, अब है शुष्क पाउडर। शुष्क मतलब सूखा हुआ। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। कहने का मतलब ये है, अग्निशामक मतलब समझ लीजिए, कभी कभार देखिएगा जब कोई घटना होता है तो उसमें आग लग जाता है, तो आग लग जाने के बाद देखिए जैसे बिजली से आग लगता है तो क्या वहाँ पानी डाल सकते हैं? नहीं। तो क्या डाल सकते हैं? कंबल। हाँ, वहाँ पर बालू डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो वही एक पाउडर आता है जिस पाउडर का नाम है शुष्क पाउडर। और वो शुष्क पाउडर जो है आपको, जिसको अग्निशामक कहा जाता है, उसमें क्या सब रहता था? देखिए, बालू रहता है और सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। बताइए क्या सब रहता है? बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी बिजली से करंट लगे तो आप लोग क्या डालिएगा? बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ से लाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब होता है आपको खाने वाला सोडा। तो घर में रहता था पहले, अब नहीं रहता है ना लोगों को, खाने वाला सोडा, ठीक है ना। खाने वाला सोडा और बालू यदि आप डालेंगे उस पर तो आग जलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है एक बार हम आपको बताते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा। आप अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में आप देखे होंगे या किसी हॉस्पिटल में देखे होंगे कि इतना बड़ा आपको सिलेंडर रखा हुआ रहता है और उसके बगल में जो है सो 2-3 गो मतलब इसमें ये बाल्टी में बालू रखा हुआ रहता है जी, रखा हुआ रहता है ना। तो वही चीज़ तो है यहाँ पर, वही कर रहा है कि शुष्क पाउडर जो होता है अग्निशामक में, अग्निशामक जो शुष्क पाउडर होता है उसमें क्या सब रहता है? उस पाउडर में याद क्या होगा आप लोग को? बालू, और दूसरा में खाने वाला सोडा मारेंगे, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई तो कार्बोनेट, बाई तो खाए, ठीक नहीं बताए थे कि क्या खाने वाला सोडा तो उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर क्या धोने वाला सोडा तो सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा का क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। खाए तबाई, खाने वाला सोडा है ना, तो खाए तबाई यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जिसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3। ठीक है, तो शुष्क पाउडर में क्या होता है समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कांच। कांच का मतलब शीशा। इसका सूत्र क्या होता है Pb। कांच प्रवलित प्लास्टिक बनाने के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहता है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है तो रेसा फाइबर कांच। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कट कर दीजिए। अगला प्रश्न आ गया अभी जो आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है कि रदरफोर्ड आ गया। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के स्वर्ण पत्ती पर आघात के प्रकीर्ण प्रयोग द्वारा खोज किया था। किसका? नाभिक का खोज किया था। किसका खोज किया था? नाभिक का खोज। अगर आपसे पूछे कि नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, चलिए तो अब अगला प्रश्न है। इसमें न्यूट्रॉन भी था। बिल्कुल, इसका आंसर आपको प्रोटॉन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब आप लिखते हैं तो क्या पढ़ नहीं सकते हैं? आप दो काम कर सकते हैं ना। उसी तरह से रदरफोर्ड नाम का जो मनोवैज्ञानिक था उन्होंने नाभिक का भी खोज किया और प्रोटॉन का भी खोज किया। अब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम जो बताए थे वो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया था। ईंट पर नाच पर कौन से प्रोटॉन रदरफोर्ड, वो भी सही था। और यहाँ पर नाभिक का खोज पूछेगा तो उसका भी आंसर रदरफोर्ड ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? देखिए, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन सा है? तो बोरोन और कैडमियम। इतना लंबा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है एल्कोहल। अब बताइए एल्कोहल को पकड़ने के लिए हम क्या ट्रिक बताए थे, जल्दी बताइए। चलिए अब आगे है कि एल्कोहल जल मिश्रण के जल को अलग किस विधि से करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एल्कोहल जल मिश्रण के जल को, मतलब एल्कोहल और जल का जो मिश्रण है ना, एल्कोहल और जल का जो अगर मिश्रण है, नहीं समझ में आ रहा है? एल्कोहल और जल का जो मिलावट है उस मिश्रण से जल को जो हम लोग अलग करेंगे वो किस विधि के द्वारा? किस विधि के द्वारा? बताइए, इससे पहले आसवन विधि वाला कोई क्वेश्चन बताए थे आप लोग को? क्या बताए थे? समुद्र से जो हम लोग, समुद्र के जल से जो हम लोग नमक अलग करते हैं, कौन किस विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे चलिए, एल्कोहल से जो हम लोग जल को अलग करेंगे किस विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? अब आगे है कि ज्वाला मतलब आग। ठीक है, तो ज्वाला जिसमें सर्वाधिक ताप होता है, मतलब ऐसा ज्वाला जिसमें कि सबसे अधिक ताप होता है, वह कौन सा ज्वाला है बताइए? उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीहाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीहाइड्रोजन कहते हैं। ज्वाला जिसमें सर्वाधिक ताप होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीहाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीहाइड्रोजन कहते हैं। ज्वाला जिसमें कि सर्वाधिक ताप होता है उसे हम लोग ऑक्सीहाइड्रोजन कहते हैं। इस प्रश्न को भी आप लोग को भी करके चलना होगा और इसको आप लोग को क्या करना होगा? रटना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा सूचक का अंग्रेजी क्या होता है? अच्छा, एक चीज बात बताइए आप लोग, आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगी हुई है? चलिए, तो देखिए इंडिकेटर मतलब होता है सूचक। कौन सा सूचक? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग? NaOH, नोच इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड करा कि कौन सा सूचक है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में मिलाने से वह गुलाबी बन जाता है? तो उसका आंसर है फिनोलफ्थेलीन। क्या है? फिनोलफ्थेलीन। क्या है? फिनोलफ्थेलीन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा सूचक है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में मिलाने से गुलाबी हो जाता है? कौन सा सूचक है जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाने से वह कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी, यानी कि पिंक हो जाता है। ठीक है, तो जो पिंक कलर हो जाता है, बात समझ में आ रहा है? तो उसका नाम क्या है? फिनोलफ्थेलीन। बात समझ में आ रहा है? इस प्रश्न को भी थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। चलिए आगे है आपको, चलिए आगे है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? देखिए यूरेनियम विखंडन, कौन विखंडन है? यूरेनियम को खंडन करने में, मतलब विखंडन करने में आपको जो है सो किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। ठीक है,
तो यूरेनियम विखंडन की एक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। तो बताइए आप लोग कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? नहीं गलत। जेम्स चैडविक ने। नाच ट्रिक क्या लिखा थे? नाच। तो इसलिए न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। आगे है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग क्या आता है? सही बात है। किस लैंपों का प्रयोग क्या आता है? क्या आता है? उन लैंपों में क्या होता है? तो उस लैंपों में होता है सोडियम होता है। सड़क पर देखिएगा आजकल जो मतलब आपको लाइट लगी हुई रहती है वो पीला पीला रहता है कलर। मार्केट सब में देखिएगा, खास करके मार्केट सब में देखिएगा वो तो उजला रहता है। हाँ जैसे ठीक है, तो पीला पीला जो रोशनी था किसके कारण से? सोडियम के कारण से। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और ये जो आप पहले जो लाइट आती थी जनरेटर में, गांव घर में जो शादी ब्याह होता था उसमें जो लाइट रहता था पीला पीला वो किसके कारण से? सोडियम। और ये जो है आपको ये हैलोजन जो बोला जाता है, कैमरा के पीछे में जो रहता है ऐसे कि पकड़ा हुआ, उसमें कौन सा लाइट रहता है? सोडियम ही रहता है, इसलिए उसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, तो आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए जो पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है उन लैंप में क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। बात समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? आगे प्रश्न है, क्या प्रश्न है भाई? तो अभिक्रिया जिससे सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, ठीक है, कहा कि ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जिससे सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो उस क्रिया का नाम है विखंडन अभिक्रिया। क्या नाम है? विखंडन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है जो सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करता है? तो विखंडन अभिक्रिया है जो सबसे अधिक हानिकारक। क्योंकि देखिए विखंडन जब होता है अधिक हो जाएगा तो बिखर जाएगा। हाँ, तो अधिक जब भी विखंडन ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा? हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। वही कह रहा है कि अभिक्रिया ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है जिससे सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो समझ में आ गया? आगे है कांच जो है प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयोग किया कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो रेशा कांच का। और यही प्रश्न आपको पहले आया था जो, चलिए तो ध्यान दीजिए कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए, है ना, किसका प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बताइए कि कांच का सूत्र क्या होता है? पीबी होता है। ठीक है, पेट्रोल को स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़? पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेट्रा एथिल सीसा का। किसका? टेट्रा एथिल सीसा। कैसे याद कीजिएगा क्वेश्चन को? देखिए, पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पेट्रोल की क्या बढ़ाने के लिए? स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यतः किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथिल सीसा का। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, साथ में वीवीआई करके भी चलना होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत है अमोनिया। नाइट्रोजन जो है ना, उर्वरक मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी में जो हम लोग यूज करते हैं खाद, उसको उर्वरक कहा जाता है। तो नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अमोनिया है। ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक का देखिए, नाइट्रोजन उर्वरक मतलब नाइट में हम लोग किसी उर्वरक, नाइट में जो है ना उर्वरक, नाइट में किसी उर्वरा शक्ति का जो मतलब उर्वरक खाद का जो हम लोग उत्पादन करेंगे, ठीक है, तो किसके साथ करेंगे? अमोनिया के साथ करेंगे। तो अमोनिया से याद कर लीजिए, अमोनिया। इसलिए ये नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अमोनिया है, जिसका सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, अब चलिए, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। सही बात है। अम्ल वर्षा मतलब क्या होता है? जब पानी खट्टा निकलने लगे, ऊपर से खट्टा, तो उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। जब अम्ल वर्षा होगा, पानी खट्टा खट्टा निकलेगा, तो वनस्पति मतलब पेड़ पौधा को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो उसमें कारण क्या है? क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? SO4 होता है। अम्ल वर्षा जब होगा तो वनस्पति नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बात कुछ समझ में आया है? बताइए, पेट्रोलियम जो होता है, आज का लास्ट प्रश्न है कि पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम वो किस किस का मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का। देखिए, पेट्रोलियम जो मिश्रण होता है किस किस का होता है? हाइड्रोकार्बन का होता है। ठीक है,
पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा भी होगी और कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है। इसलिए देखिएगा कि जब पेट्रोलियम यानी कि डीजल पेट्रोल जब गाड़ी में जो हम लोग डाल के चलते हैं और डीजल पेट्रोल से धुआं निकलता है तो उसमें साइलेंसर में कैसा रहता है? काला काला। तो कार्बन जो होता है उसका कलर कैसा होता है? काला ही होता है। इसलिए याद रखिएगा कि पेट्रोल जो जलता है तो कार्बन निकलेगा, इसलिए काला काला धुआं। इसलिए एगो हो गया हाइड्रो और दूसरा हो गया आपको कार्बन। यानी कि पेट्रोलियम जो होता है किस किस का मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का होता है। तो बताएंगे आप लोग कि नाभिकीय विखंडन के दौरान, चलिए एक क्वेश्चन को छोड़ के चलिए, एल्कोहल जल मिश्रण को जल से अलग करने के लिए हम कौन विधि से आसवन विधि से करेंगे। अब बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस आंशिक निर्जलीकरण से बनाता है, किसके आंशिक? जिप्सम लवण के। अब ये बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अब बताएंगे आप लोग कि धूम कोहरा में मौजूद जो आंख में जलन पैदा करता है उसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बाकी आपको यदि लगे कहीं सुधार की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।